हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री ऑप्शनल की निःशुल्क क्लासेस की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 19 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 20 है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि हमने अपने प्रीवियस पार्ट में जिन टॉपिक को कवर किया है, अर्थात हमने मैसूर को कवर किया था, हमने मराठों को कवर किया था, हमने पंजाब और सिंध को कवर किया था। तो हमने ये सोचा कि उन टॉपिक से संबंधित जितने भी विगत वर्षों में प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं, इसके अलावा उन पर जितने भी मौलिक प्रश्न बन सकते हैं 2021 और 2022 की मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, उनको हम उत्तर फ्रेम के माध्यम से काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लें, ताकि आपको एक बार फिर से उन टॉपिक्स की प्रश्नों के माध्यम से व्यापक समझ बन सके। तो उसी की दिशा में ये प्रश्नों की सीरीज का हमारा पार्ट 1 है, अर्थात पार्ट 20 में हम मैसूर को डिस्कस करेंगे, पार्ट 21 में हम मराठों को डिस्कस करेंगे और पार्ट 22 में सिंध और पंजाब को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पार्ट 20 है और इस पार्ट 20 में हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है, अर्थात विगत वर्षों में यूपीएससी ने जिन प्रश्नों को मैसूर विषय से संबंधित पूछा है, उन सभी प्रश्नों को हमें व्यापक स्तर पर डिस्कस करना है। इसके अलावा जो मौलिक प्रश्न हैं, अर्थात जो कई सारे हिस्टोरियंस के आप कह सकते हो कथन हैं, उन कथनों को भी हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि उन्हीं कथनों को बेस बनाकर यूपीएससी प्रश्न पूछती है। क्लियर? तो आप एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि टेस्ट सीरीज के भी प्रश्नों को हम इसमें शामिल कर ले रहे हैं। और एक बात आपको जानकर हैरानी होगी कि हमने अभी केवल इसमें 12 प्रश्नों को ही समाहित किया है, अर्थात लगभग हमने इसमें 8 मौलिक प्रश्नों को समाहित किया है, लेकिन अभी भी इस विषय से संबद्ध 30 से 35 प्रश्न शेष हैं, जिनको हम अपनी 30 जून की यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल मेंस की टेस्ट सीरीज में करेंगे। अर्थात जब आपको 17 सितंबर का मेंस देना होगा, तो उसमें हम इस 30 जून की टेस्ट सीरीज को इंक्लूड करेंगे और वहाँ पे उन 40 प्रश्नों को इस टॉपिक से संबद्ध करेंगे। और न केवल उस टेस्ट सीरीज में हम इसके 40 प्रश्नों को लाएंगे, बल्कि हर एक टॉपिक के 40 से 45 प्रश्नों को समायोजित करेंगे। इससे क्या होगा कि लगभग आपको 14 से 15 बड़े टॉपिकों को लेकर कुछ नहीं तो 500 से भी ज़्यादा प्रश्नों का समावेशन मिल जाएगा, और उन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी यूपीएससी मेंस की तैयारी को और गहनता दे पाएंगे। इसके अलावा उस टेस्ट सीरीज में सारी सुविधाएं हम आपको इसी की तरह निःशुल्क देंगे। ऐसा नहीं है कि आप में से कई सारे लोगों को ये लगे कि मास्टर, हो सकता है कि आप यहाँ पे ऑप्शनल ऐसे पढ़ा दो और वहाँ पे आप हमसे पैसे की डिमांड करो। वैसे भी हमारे किसी भी इनिशिएटिव में पैसा कहीं पर नहीं है। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पर्सन, और पर्सन वो सब आप हो। अर्थात आपकी सक्सेस को सक्सेस बनाने के लिए हम हर संभव तरीके से आपकी सहायता करेंगे, और इस सहायता में हमें केवल आपका टाइम चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। क्लियर? तो उसी दिशा में इन प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे। और जब हम इन प्रश्नों को डिस्कस कर लें, इनका पीडीएफ हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है, जेपीजी की फॉर्म में भी और पीडीएफ की फॉर्म में भी। आप लोगों को लग रहा होगा कि मास्टर आपने जेपीजी क्यों भेजा? क्योंकि देखो, होता है क्या कि जितनी चीज़ें हमें सहज मिल जाती हैं ना, उतनी ही आसानी होती है। अर्थात जेपीजी से आप तुरंत देख सकते हो कि अच्छा, इस पीडीएफ में ये प्रश्न आपने डाले हैं, जबकि पीडीएफ में आप 1 या 2 प्रश्नों को ही ओपन कर पाओगे, उसके बाद के प्रश्नों को नहीं ओपन करोगे। तो पीडीएफ हमने इसलिए भेज दिया ताकि आप में से जो लोग भी, आपके पास प्रिंटर है तो आप पीडीएफ निकलवा सकते हैं। वैसे पीडीएफ निकलवाना मूर्खता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, ना कि पांडुलिपि बना कर रखना है अपने पास। क्लियर? तो हमने पीडीएफ भेज दी है, तो आप उस पीडीएफ को और साथ ही हमारे आज के इस डिस्कशन को मिलाकर अपने आंसर राइटिंग करिएगा, और उन आंसर्स को हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजिए। और जब आप उन प्रश्नों को हमारे यहाँ टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, तो हम फिर से उसको डिस्कस करेंगे और इस फ्रेम के अलावा और नए फ्रेम आपको प्रोवाइड करेंगे। अर्थात अगर आप में से 20 लोगों ने भी इस प्रश्न को 20 तरीके से लिखा होगा,
तो हम उसको 20 और नए तरीके बताएंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि हमारा ये जो फ्रेम हमने आपको दिया है ये सार्वभौमिक सत्य होगा। सार्वभौमिक सत्य इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और मानविकी के विषयों में तो बिल्कुल भी नहीं। साइंस के विषयों में ये हो सकता है कि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल आर अपोजिट हो, बट मानविकी के विषयों में अर्थात हिस्ट्री जैसे टॉपिक्स में जिसमें तथ्य और तर्क पूरी तरह से सत्य नहीं होते, अनुमान के आधार पर किए जाते हैं, तो उसमें ये भी हो सकता है कि एक्शन एंड रिएक्शन उस समय इक्वली अपोजिट ना हो, थोड़ा सा कम हो। क्लियर? तो इसीलिए हम इनको कई डायमेंशन में अध्ययन करेंगे। चलिए, आपने इतनी बैकग्राउंड की बातें समझ ली, अब हम अपने प्रश्न को देखते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, उन परिस्थितियों का परीक्षण कीजिए जिनके फलस्वरूप तृतीय मैसूर युद्ध हुआ, क्या कॉर्नवालिस उसको टाल सकता था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और अच्छा इसलिए भी है क्योंकि इसकी स्टोरी डिटेल में हमने आपको अपने मैसूर के टॉपिक की क्लास में कवर करा दी थी। क्लियर? तो हम इस प्रश्न को इनकोड करेंगे और ये समझेंगे कि आखिरकार इसमें हमें कौन कौन से पॉइंट डालने हैं और किस तरीके से अपनी शब्द शैली को गढ़ना है। तो आप ये देखिए, पहले जब भी आपको ये प्रश्न मिले यूपीएससी के पेपर में, तो आप क्या किया करिए, उन वर्ड को, कोडेड वर्ड को हाईलाइट कर लिया करिए कि उन परिस्थितियों, अर्थात वो परिस्थितियाँ कौन थी और जो थी तो उनका परीक्षण कैसे करें, और जब हम करेंगे तो उसमें तृतीय मैसूर युद्ध हुआ क्यों, और फिर उस युद्ध के लिए कॉर्नवालिस कितना जिम्मेदार। कहने का मतलब, आपसे ये प्रश्न ये पूछा है कि तृतीय मैसूर युद्ध होने के कारण क्या थे, उन कारणों को हमें बता देना है, और उन कारणों को उत्पन्न करने में कॉर्नवालिस की कितनी भूमिका थी, क्या वो इसको टाल सकता है या टाल सकता था, या फिर कॉर्नवालिस नहीं टाल सकता था। क्लियर? अब मेरे दिमाग में लगभग 30 से 40 पॉइंट इसमें अभी आ गए हैं नए, और लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, नहीं तो आप सब लोगों के दिमाग में गपचप हो जाएगा कि इस फ्रेम को लिखें या उसको लिखें। तो जब आप लिख के भेजेंगे हम तब उसमें बताएंगे। क्लियर? तो क्योंकि कई सारी चीज़ें होनी चाहिए ना, कि आपको भी लगना चाहिए कि हाँ कुछ नए पॉइंट और हमें मिल सकते हैं। तो अब आप बताइए कि आपसे जब सिंपल सा पूछा गया है कि वो परिस्थितियाँ कौन सी थी, तो आप काफ़ी अच्छे से जानते हो कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी, और उस ट्रीटी में डिसाइड हुआ था कि अब कंपनी मैसूर से नहीं लड़ेगी, और जितने भी विजित क्षेत्र हैं वो उसे वापस कर देगी। क्लियर? लेकिन कॉर्नवालिस की महत्वाकांक्षा ने इस युद्ध की परिस्थितियों को बदल दिया। अर्थात उसने जब त्रावणकोर के महाराज को क्रागनोर और जकोटा खरीदने के लिए उत्प्रेरित किया, तो उसने कोचीन की उस रियासत पर दखल कर दिया त्रावणकोर ने, जो कि उस समय टीपू के राज्य के अंतर्गत आती थी, अर्थात टीपू की प्रभुता के अंतर्गत आती थी, और टीपू की प्रभुता को चुनौती देना वास्तव में तृतीय मैसूर युद्ध का मुख्य कारण बना। क्लियर? लेकिन क्या केवल यही एक कारण था? तो नहीं, और भी कई कारण थे कि कंपनी इस समय तक मजबूत हो चुकी थी। दूसरी बात, कंपनी का अमेरिकी उपनिवेश जा चुका था। तीसरी बात, ब्रिटिश सरकार को या राष्ट्रीय सहमति को अब ये लगने लगा था कि भारत पे हमें अपनी जड़ें काफ़ी तेज़ी से मजबूत करनी है। चौथी बात कि इस समय ब्रिटेन के संसद में व्यापारिक मंडलों का या कई सारी व्यापारिक लोगों की एक्टिविटी बढ़ रही थी, जो ये चाह रहे थे कि अब ब्रिटेन से इंडिया से अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया जाए, और वहाँ पर अन्य कई सारी कंपनियाँ भेजी जाएं। तो अन्य कई सारी कंपनियाँ अगर भारत में आएंगी, तो उनको जो स्थिति चाहिए वो सामान्य चाहिए, उनको युद्ध स्तर की स्थिति नहीं चाहिए। अर्थात कंपनी को एक तरीके से ऐसे रूप में प्रस्तुत किया गया कि जब कोई दूसरा मेहमान आएगा तो आप उसकी खातिरदारी के लिए सारे रास्ते साफ कर दोगे। तो ये एक तरीके के कॉर्नवालिस का तो योगदान था ही, लेकिन कॉर्नवालिस तो तभी टाल पाता ना जब उसको राष्ट्रीय सहमति ये कह देती कि भाई साहब आप अब युद्ध मत करिए। अर्थात कॉर्नवालिस तो केवल एक कठपुतली था, टालना और न टालना तो राष्ट्रीय सहमति पर डिपेंड था। क्लियर? आप ऐसे निष्कर्ष के तौर पर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं।
समझ गए आप कि वास्तव में इसमें हमें क्या क्या लिखना है, कि इसमें किसकी गलती थी। ये देखो, ये प्रश्न इसलिए भी पूछा गया ना कि जब मैंने आपको उस समय पढ़ाया भी था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्लास में। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप में से हो सकता है कई सारे लोग बड़े दिमाग के हो, बड़े टैलेंटेड हो। आप में से कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि मास्टर फ्रेम दे देता है तो आप आंसर राइटिंग लिखना सीख गए। आप यकीन मानिए, आप पूरी ज़िंदगी में कभी भी इस फ्रेम के बेस पर यूपीएससी के लायक आंसर नहीं लिख सकते हैं। जब तक आपने हमारी क्लास ना सुनी हो, जब तक आपने इस आंसर के फ्रेम को बेस बनाकर लिखने के बाद हमसे चेक कराया ना हो, और चेक कराते समय हमने जो आपको कमेंट दिए हैं उन पर सुधार ना किया हो, तब तक आप बेहतर आंसर नहीं लिख सकते। अपने आप को भ्रम में रखने के लिए आप इसकी चाहे पीडीएफ निकलवा लें, चाहे आप इसकी कुंजी बना लें, कोई फ़ायदा नहीं। अगर कुंजी से ही काम चल जाता तो मैं ये फ्री में आपको क्यों देता। आप खुद सोचो ना कि इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको फ्री में क्यों दे रहा हूँ। आप अगर नोट्स भी खरीदने जाओगे कहीं से तो आपको एक बुकलेट मिलेगी और उसमें भी आपको ऐसे आंसर नहीं मिलेगा। सीधा सा मतलब है ना कि ये जो मैं फ्रेम दे रहा हूँ यही अंतिम सत्य नहीं है, और केवल इस क्लास को सुनकर आप मैसूर के टॉपिक को नहीं कवर कर सकते। अब आप जैसे सोचिए कि परिस्थितियाँ कौन सी थी, हमने तो बस मोटे मोटे पॉइंट बता दिए क्रागनोर और जकौटा के बारे में। हमने ये थोड़ा ना आपको बताया कि इसके पीछे की और क्या कहानी थी। क्यों? क्योंकि हमने वो कहानी ऑलरेडी अपनी क्लास में डिस्कस कर लिया है। इसीलिए आपको क्लास को काफ़ी गहनता से सुनना चाहिए। समझ गए? तो बिना क्लास को सुने आप इस क्वेश्चंस को और अच्छे से नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूँ हर चीज़ का अपना अपना महत्व है। केवल एक चीज़ को बेस बनाकर आप अपना वो नहीं कर सकते। क्लियर? तो आपने ये चीज़ देखा, तो अब आप बताइए क्या कॉर्नवालिस इसको टाल सकता था? हाँ, टाल सकता था। अगर वो क्रागनोर और जकैटा को खरीदने की बात न करता, अगर वो उस समय राष्ट्रीय सहमत के उस उद्देश्य से प्रेरित न होता, साथ ही अगर उसकी खुद की महत्वाकांक्षा ना हुई होती। अर्थात ये 3 कारण ऐसे थे जो कि इस युद्ध को टालने नहीं दिए। क्लियर? लेकिन अगर गहराई से देखें तो वो भले ही टालने का प्रयास करता, लेकिन राष्ट्रीय सहमति उसे टालने न देती, क्योंकि उस समय कंपनी को ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सरकार को भी ये अवश्यंभावी हो गया था कि अब भारत में अपनी प्रभुता स्थापित की जाए और भारत के उन बड़े से बड़े राज्यों का अपने में विलय कर लिया जाए। इसीलिए आगे चलकर हमें सहायक संधि और अधीनस्थ पृथक्करण की नीति देखने को मिलती है। तो आप ऐसे बता सकते हो। क्लियर? तो आप समझ गए कि हमने हालांकि इस फ्रेम को ही चेंज कर दिया है, कई सारे नए पॉइंट आपको बता दिए, तो आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। क्लियर? तो ट्रीटी ऑफ सालबाई, युद्ध की सुदृढ़ स्थिति, फ्रांसीसी भाई, ये हमने यहाँ नहीं बताया। ये क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ दे दिया है और अपनी क्लास में भी डिस्कस कर दिया, तो इसलिए नहीं बताया। तो अब आपको क्या करना, जो अभी हमने बोला, जो आपने इसमें देखा और जो आपने वहाँ सुना, इन तीनों को मिलाकर एक आंसर लिखना है। ये इसीलिए मैं आपको करता हूँ कि आपको छोटी छोटी चीज़ें दूँ ताकि आप इसको और अच्छे से लिख सकें। क्लियर? बाकी पिट्स इंडिया में आप सीमा बता सकते हो कि वैसे तो कॉर्नवालिस को मना किया गया था कि आप पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कि आप विस्तार नहीं करोगे, बट फिर भी राष्ट्रीय सरकार ने उसको सहमत दी थी। अर्थात केवल कॉर्नवालिस की महत्वाकांक्षा नहीं थी। आप मैप जरूर इसमें बनाओगे, क्योंकि जब आप मैप बनाते हो ना तो एग्जामिनर समझ जाता है कि अच्छा थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ क्यों था। क्लियर? तो आप ये देख सकते हो। हालांकि इसमें मैप मैंने फर्स्ट और सेकंड का लगाया है। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे त्रावणकोर और जकैटा को दिखाना था। थर्ड तो बाद में शुरू हुआ ना। क्लियर? तो आप ये देख सकते हैं। देखिए मैंने भी मैप बनाया है कैसे हैदराबाद। ये मैप आपको ही बनाना है, ऐसा मत करिएगा कि मास्टर ने मैप बना दिया तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं। कितना सिंपल है। आप लोग क्या करते हो ना कि आप पूरे मैप के चक्कर में मैप ही नहीं बनाते हो। आप ऐसे किया करो तुरंत। क्लियर? ये हमारा कर्सर है तो इसलिए 1 मिनट रुको, ये कर्सर की वजह से थोड़ा ये हो रहा है। हम आपको बना के दिखाते हैं। ऐसे किया करो। क्लियर? ऐसे करके ऐसे, और यहाँ से ऐसे करके ये तुरंत ऐसे निकाल दो। क्लियर? अब यहाँ पे बना दो कि ये इतना क्षेत्र मराठों का हो गया, ये यहाँ पे हैदराबाद का हो गया, ये जो इतना एरिया बचा ये टीपू का हो गया, ये यहाँ पे त्रावणकोर हो गया, यहाँ पे मैसूर हो गया, और जो टीपू का एरिया है उसको आप ऐसे करके हाईलाइट कर दो जैसे मैंने कर दिया है। क्लियर? तो आप समझ गए। फिर आपने यहाँ पे विश्लेषण किया, वही सारी बातें। स्वयं का शत्रु को शक्तिशाली न बनाने के साथ साथ मित्र को भी अपंग कर दिया, अर्थात उसने स्वयं ही ये कहा है। तो क्या ये कितना सत्य है, इसको हमने आगे ऑलरेडी फिर देखा था। क्लियर?
तो आप ऐसे इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या कारण था कि अंग्रेज मैसूर को दक्षिण में अपने अधिकृत क्षेत्रों और व्यापारी हितों के लिए एक खतरा मानते थे? क्या आपके विचार में टीपू सुल्तान द्वारा अपनाया गया रुख ही उसके विनाश का कारण बना? देखो, इसमें दो स्टेटमेंट्स को मिक्स कर दिया गया, एक साम्राज्यवादियों को और दूसरा इसमें राष्ट्रवादियों को। क्लियर? अब आप लोगों को लग रहा होगा सर ये आप कैसे बोल दिए। साम्राज्यवादी स्टेटमेंट का मतलब क्या है? क्योंकि वो हमेशा टीपू को ही दोषी मानते हैं। क्लियर? अंग्रेज मैसूर को खतरा मानते थे, इसीलिए उन्होंने युद्ध किया। इसका तर्क दिया किसने? हमारे राष्ट्रवादियों ने। इसको तर्क के रूप में कौन नहीं मानता है? राष्ट्रवादी, सॉरी साम्राज्यवादी। तो यहाँ भी साम्राज्यवादी वर्सेस राष्ट्रवादी है, यहाँ पे भी साम्राज्यवादी वर्सेस राष्ट्रवादी है। तो अब आपकी लेखनी कितनी उत्कृष्ट है ये इस बात पर डिसाइड करेगी कि आपने अपने शब्दों को कितने ढंग से मर्यादित करके लिखा है, अर्थात आपने इस प्रश्न को कितना इनकोड किया है और उस इनकोड किए हुए वर्ड को न केवल पहले वाले से बल्कि दूसरे वाले से लिंक करके बता दिया है। समझ गए? कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि ऊपर के पॉइंट्स को अलग बता देंगे, नीचे के पॉइंट्स को अलग बता देंगे, तो उनके उत्तर में वो तारतम्यता नहीं आती। ये सबको पता है कि दोनों ये पॉइंट अलग अलग हैं, दो क्वेश्चन हैं, लेकिन यूपीएससी आपके इसी अनुभव को, इसी उत्कृष्ट लेखन शैली को ही तो परखना चाहता है कि अगर आपके ज़िले में दो समस्याएं एक साथ आ जाएं तो उन दो समस्याओं को एक साथ लिंक करते हुए कैसे आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। समझ गए? इसीलिए उसने इसमें मिक्स कर दिया। तो अब आपको क्या करना है? वही चीज़ जो हम आपको पहले से बताते हैं कि सबसे पहले प्रश्न को धीरे धीरे पढ़ो, उसमें छिपे हुए उन कोडेड वर्ड को अब्स्ट्रैक्ट करो और उन कोडेड वर्ड को अपनी भाषा में इनकोड करो और पूरे प्रश्न का अपना एक इनकोड वर्जन बना लो। क्लियर? तो क्या है प्रश्न? पूछ रहा है क्या कारण था, अर्थात वो कारण कौन से थे जिसमें अंग्रेज मैसूर को दक्षिण में अपने अधिग्रहित क्षेत्रों और व्यापारिक हितों के लिए खतरा मानते थे। काफ़ी सिंपल सा है कि कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज़ों को ऐसा क्यों लगता था कि मैसूर उनके व्यापार और उनके क्षेत्र की प्रभुता के लिए भविष्य में एक खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, इसीलिए मैसूर का समामेलन या मैसूर का विलय कर लेना आवश्यक है या फिर मैसूर को युद्ध के माध्यम से पराजित कर देना आवश्यक है। क्लियर? दूसरा क्या है कि क्या आपके विचार में टीपू सुल्तान द्वारा अपनाया गया रुख ही उसके विनाश का कारण बना? अर्थात इसका क्या मतलब है कि टीपू ने वो रुख कौन सा अपनाया? तो टीपू का रुख कौन सा था? अब यहाँ पे देखो, इसी को कहते हैं मौलिकता और इसी को कहते हैं थिंकिंग। ये सामान्य स्तर के अभ्यर्थी नहीं सोच सकते। अब आपने ये पढ़ा था कि टीपू सुल्तान आ भले ही जाता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अपने पिता के मरने के बाद, क्लियर, लेकिन उस युद्ध में अपनी प्रतिभा नहीं दर्शाता या उस युद्ध में अपनी राजनीतिक मर्मज्ञता को नहीं शो करता या उस युद्ध में अपनी कूटनीतिक क्षमता या अपने राजत्व के सिद्धांत को अभिव्यक्त नहीं करता। कब करता है? जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होने वाला होता है। अर्थात एग्जामिनर का सीधा सा मतलब ये है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू ने जो तरीका अपनाया वो गलत था। अर्थात तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो दोषी था वो टीपू था। अर्थात कॉर्नवालिस को जो हम ये कहते हैं कि वो युद्ध का दोषी था, वो युद्ध को टाल सकता था, ये बात गलत है। अर्थात इस युद्ध को टालना कॉर्नवालिस के लिए उचित नहीं था, बल्कि कॉर्नवालिस ने तो अच्छा किया क्योंकि टीपू साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को दर्शा रहा था। इसी से संबंधित एक प्रश्न आगे हम करेंगे कि 2019 में पूछा गया, उसमें क्या पूछा गया? इसी भाषा को देखो, भाषा ही बदल देते हैं, वो लिखना तो वही होता है। मैं कहानी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध या द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध या प्रथम मैसूर युद्ध, समझ गया? तो उसमें क्या पूछा कि टीपू एक महत्वाकांक्षी भूभागी इरादों वाला सैन्यकृत शासन का प्रतिनिधित्व करता था। मतलब क्या? भूभागी इरादों वाला कि अगर कॉर्नवालिस ने जबरदस्ती क्रागनोर और जकोटा को
त्रावणकोर को लेने को मजबूर कर दिया और टीपू ने उसे अपने में हासिल करने की कोशिश की, तो आपने ये कह दिया कि वो बहुभागी इरादों वाला था। अर्थात अपने ही घर की थाली को अगर वो मांग रहा है तो आप कह रहे हो कि वो बर्तन चोर था। इस चीज़ को समझना होगा, और इस स्पिरिट को अगर आप धीरे धीरे समझ गए हर एक प्रश्न में, तो प्रश्न का उत्तर लिखना बाएं हाथ का खेल है। अब आप बताओ, वैसे तो आपने जब फर्स्ट टाइम इस ऐसे प्रश्न को देखा होगा तो हक्के बक्के रह गए होंगे, और कई सारे संस्थान तो ऐसे प्रश्नों को कराते भी नहीं हैं, और जब कराते हैं तो इतना ज़्यादा वो झिला देंगे, एक फ्रेम दे देंगे मोटा मोटा, और बोलेंगे सब लोग इसी पे बच्चों लिख डालो। बच्चे भी लिख डालते हैं, उन्होंने भी देखा कि हाँ आपने हमारे फ्रेम के अनुकूल लिखा है, तो आपको 15 में से 10 नंबर दे दिए, और आप इतने प्रसन्नचित्त हो गए कि जैसे मान लो आप यूपीएससी के टॉपर बन गए। इसीलिए हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं आता। क्लियर? क्योंकि आप में मौलिकता होती नहीं, वो मौलिकता आपको शो नहीं करने देते, और जब आप में मौलिकता है नहीं, वो मौलिकता दिखाना नहीं चाहते, तो फिर क्या होता है कि यूपीएससी वाला कह देता है कि आपके अंदर मौलिकता है नहीं, तो साहब हम आपको नंबर देंगे नहीं, और आप हिंदी मीडियम से अभ्यर्थी नहीं बन सकते। तब आपको लगता है कि यूपीएससी हिंदी मीडियम के साथ भेदभाव करती है, और आपके इस विचार का समर्थन उन चंद पैसों वाले संस्थान कर देते हैं, और आप और वो दोनों मिलकर यूपीएससी को गालियां सुनाते हो। तो इस मूर्खता से बचो, अपने अंदर ही कमी को ढूंढो कि सच में क्या हम यूपीएससी के लायक प्रश्न का उत्तर लिख पाते हैं? क्या सच में हम उस प्रश्न की सही समझ को लिख पा रहे? क्या हम सच में जो हमें ये मास्टर पढ़ा रहा है, क्या वो पैसे की लालच में हमारे भविष्य को गर्त में डाल रहा है, या फिर हमारे अंदर मौलिकता और थिंकिंग की कैपेसिटी को डेवलप कर रहा है? आप एक चीज़ देखो, मैं एक ही सिद्धांत को मानता हूँ कि आप अपने दीपक स्वयं बनो। महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं कि अप दीपो भव। ज्ञान आपके अंदर से आएगा, आपके अंदर वो सब कुछ है कि आप टीपू के बारे में काफ़ी गहनता से लिख सकते हैं, और ये थिंकिंग से आएगा, किसी किताब में नहीं होता। तो आप जब भी टॉपिक पढ़ें उस पर अपनी थिंकिंग करें। अब आप सोचो कि आपने ये थिंकिंग कर लिया कि अच्छा इसमें कितने तरीक़ों से ये प्रश्न इसने पूछा है, तो अब आप लिख सकते हैं कि उसके विनाश का कारण किस हद तक कहना, मतलब क्या केवल वही उसका विनाश का कारण था, या अन्य भी कई परिस्थितियां थी जो उसे विनाश की ओर ले गईं। मतलब कि न केवल टीपू का व्यक्तित्व, न केवल टीपू का अपनाया हुआ तरीका, बल्कि उस समय वो जिसके खिलाफ तरीका अपना रहा था वो भी तो उससे ज़्यादा समृद्ध हो चुका था, उसकी भी स्थिति उस समय काफ़ी मजबूत हो चुकी थी, और उसे सहयोग जो कर रही थी वो काफ़ी मजबूत शक्ति थी। बल्कि टीपू का तो सहयोग किसी ने किया ही नहीं, जिनसे उसने सहयोग मांगा उन्होंने समय पर उसे सहयोग भी नहीं दिया। तो ये कई सारी चीज़ें थीं, और साथ ही टीपू के जो विचार थे वो वास्तव में उस युग से काफ़ी आगे की संकल्पना को रखते थे। अर्थात उसने जैकोबिन क्लब, स्वतंत्रता का वृक्ष और नागरिक टीपू की जब बात कही, तो वहाँ का जनमानस उतने अच्छे से समझ नहीं पाया जितने अच्छे से गांधी की आइडियोलॉजी को लोग समझ पाए आगे चलकर। आप सोचो ना कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, बट 1919 में गांधी के टाइम पीरियड पे ही उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा मेंबर जुड़ते हैं, जबकि उससे पहले नहीं जुड़ पाते। क्यों? क्योंकि गांधी के व्यक्तित्व को कांग्रेस उस समय एडॉप्ट ही नहीं कर पा रही थी, जो कि कांग्रेस को एडॉप्ट कराया गांधी ने 1919 में। गांधी खुद सोचो, उस समय के जो कांग्रेसी लीडर थे वो अपना कोट उतारना नहीं चाहते थे, वो अपनी लैंग्वेज चेंज नहीं करना चाहते थे, क्षेत्रीय लोगों को निरीह दृष्टि से देखते थे। समझ गए? गांधी जब आए उन्होंने अपना कोट उतार कर फेंक दिया, और उस समय की किसानों की पगडंडी पर चलने लगे। मतलब हर एक लेवल के व्यक्ति को, आम से आम व्यक्ति को ये एहसास करा दिया ये वास्तव में कांग्रेस जो है ये चंद पूंजीपतियों, चंद वकीलों की संस्था ना होकर उनके अपनी संस्था है, अर्थात उनके राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख अभिव्यक्ति है, और उनका एक ये सबसे बड़ा संबल है जिसके आधार पर वो बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हैं। लेकिन ये काम टीपू ने किया तो था, बट अपनी जनता को परसुएट नहीं कर पाया, या हम कह सकते हैं कि उसके राज्य की जनता इन विचारों से, या कहें कि इन मौलिकता भरे विचारों से उस युग में इतनी प्रेरित नहीं थी, और अगर हो जाती तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती। देखो यहाँ पे ये लाइन जो मैंने बोला ना, शायद परिस्थितियां कुछ और होती। आप ये नहीं लिख सकते हो कि टीपू जीत ही जाता,
आपको ये लिखना है कि शायद परिस्थितियाँ कुछ और होती, मतलब जीत भी सकता था और ऐसा जैसा हारा है ऐसा हार भी सकता था, लेकिन उसकी पराजय ऐसी तो ना होती जैसी उस समय हो गई। इस लाइन का मतलब यही होता है। तो आप ऐसे करके अपनी बात को छोड़ सकते हो आगे चल के, तो इससे दिक्कत नहीं होगा कभी भी। क्लियर? जैसे कि मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें ये तो मुझे नहीं पता वो घटना कहाँ की है। तो एक छोटे से व्यक्ति हैं, उनकी शादी नहीं हो रही थी, तो वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, तो कहते हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी करा दो। तो वहाँ के जो उस समय के आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी। अपना इंटरव्यू जब उन्होंने दिया उस पर्सन को लेकर, उन्होंने बोला कि देखिए, कानूनी दृष्टि से तो हम इनकी जितनी मदद हो सकती है उतनी कर देंगे, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर हम उतनी मदद इनकी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ भी वहाँ पे बंधे होते हैं। क्लियर? कहने का मतलब क्या है कि वही बात है ना, कि जितनी वो मदद कानून के साथ कर सकता है उतनी ही कर सकता है। अपने इमोशन को ऐसा थोड़ा ना किसी भी लड़की से ज़बरदस्ती कह के कि नहीं तुम्हें इस आदमी से शादी करनी है। कानून की नज़र से वो बताएगा कि हाँ, शादी करना कितना उचित है, नैतिक रूप से कितना उचित है, लेकिन प्रेशराइज नहीं कर सकता, क्योंकि हर व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त है। तो वही चीज़ आप यहाँ पे इन आंसरों को करते वक्त इस थिंकिंग प्रोसेस को बनाकर रखे करें। क्लियर? अब बात आती है कि अंग्रेज मैसूर को दक्षिण में अपने अधिकृत क्षेत्रों व्यापारिक हितों के लिए खतरा क्यों मानते थे। अब यहाँ पर ये इनहेरेंट है कि खतरा का मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजों की बस्तियां आखिरकार कहाँ कहाँ पर थीं। मतलब दक्षिण भारत में अंग्रेजों का जो प्रभुत्व था वो कहाँ कहाँ पर था। तो मद्रास में था, क्लियर, सूरत में था यहाँ पे, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे आप मैप के हिसाब से बस ऐसे समझ जाया करिए, मैं बस बता देता हूँ, क्लियर। हालांकि सूरत यहाँ पे ऊपर होगा, सॉरी, सूरत मतलब इस जगह पे अहमदाबाद के पास में ही सूरत होगा सिटी, क्लियर। तो आप बस ऐसे समझ जाया करिए। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि उन्होंने क्यों खतरा माना, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनका जो मालाबार का तट है वो अधूरा है। मालाबार में उनका अधिकार ही नहीं था। मालाबार यहाँ के क्षेत्र को कहते हैं और ये कोरोमंडल था। अब मालाबार में अगर उनका अधिकार नहीं है तो उस समय अरब सागर में जितनी भी एक्टिविटी होती है वो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत पहुंचा सकती है, अर्थात अरब सागर पे उनके प्रभुत्व को खतरा बना सकती है। और सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता था वो कहाँ होता था, बम्बई से। बम्बई इनको पुर्तगालियों के द्वारा प्राप्त हुआ था, क्लियर। तो इनको ही लगता था कि टीपू कभी भी बम्बई पे कब्जा कर सकता है, जो उनके व्यापारिक ट्रेड सेंटर को काफ़ी हानि पहुंचा सकता है। इसलिए मैसूर को समाप्त करना आवश्यक है और इसी के लिए उन्होंने कई युद्ध किए। ये बात अलग है कि जब वो युद्ध कर रहे थे तो उस समय उनकी परिस्थितियाँ इतनी अनुकूल नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने परिस्थितियों को अनुकूल बना लिया तो उन्होंने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की परिणत शुरू कर दी और उस परिणत में जानबूझकर साम्राज्यवादी नीति को अपनाया, अर्थात क्रागनौर और जकैटा को त्रावणकोर रियासत को लेने के लिए मजबूर किया, जिसके कारण टीपू ने कड़ा रुख अपनाया, क्योंकि टीपू को अपने राजत्व के सिद्धांत की रक्षा करनी थी, या कहें कि अपने राज्य की प्रभुता का सम्मान करना था। और इसी चीज़ को लेकर साम्राज्यवादी इतिहासकार उसे एक आक्रमणकारी या उसे उसी की इस नीति को विनाश का उसका कारण मानते हैं। अब फिर यहाँ पे अब देखो, अब जो आगे आपको बताना है ना कि उसके विनाश का कारण कहाँ तक था, तो ये अब आपकी मौलिकता पर ही डिपेंड करेगा कि सच में क्या कोई व्यक्ति या कोई राजा अपने अगर राजत्व की रक्षा कर रहा है और उस राजत्व की रक्षा करते वक्त अगर वो मर गया तो क्या वो वास्तव में उसके विनाश का कारण हुआ या फिर उसकी विजय का कारण हुआ। जैसे आप श्रीमद् भागवत गीता जब सुनते हो तो उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि पार्थ, अगर तुम इस युद्ध में पराजित भी हो गए तो तुम धरती को छोड़ो, मेरे गोलोक धाम को प्राप्त होगे, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। और अगर इसमें तुम जीत गए तो तुम इस धरती के स्वर्ग को भोगोगे। कहने का क्या मतलब है कि अपनी रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति युद्ध करता है और उस युद्ध भूमि में पराजित हो जाता है तो वास्तव में उसके विनाश का कारण नहीं होता। समझ गए? अब सोचो अगर आपने यहाँ पे इस लाइन को हिंट में डाल दिया तो एक सामने को लगेगा अरे यार, टीपू के क्वेश्चन में महाभारत कैसे इसने डाल दी। मतलब आप टीपू के व्यक्तित्व को न्यायोचित ठहराने के लिए धर्म की उस नैतिक पुस्तक का सहारा ले लेते हो जिसको पूरा विश्व मानता है,
कि क्या सही है और क्या गलत है, अर्थात डिसीजन मेकिंग का ये प्रश्न बन जाता है कि टीपू के द्वारा जो स्टेप लिया गया क्या वो उसके विनाश का कारण था। जैसे कई सारी स्कीम्स पे, जैसे मोदी जी ने मान लीजिए नोटबंदी की, क्लियर, तो क्या नोटबंदी ही उनकी सत्ता की समाप्ति का कारण था, या राफेल में जो घोटाला हुआ क्या उनकी सत्ता की समाप्ति का कारण था। अब सोचो, मोदी जी जीत गए तो राफेल का इशू खत्म हो गया ना। अगर मोदी जी हार जाते तो क्या होता कि राफेल ही कह दिया जाता कि राफेल उनकी हार का कारण बना, उनकी ऐसी उग्र राष्ट्रवादी नीतियां हैं उनकी हार के कारण बने। लेकिन जब वो नहीं हो पाए तो हमने क्या कहा, परिस्थितियां कुछ और बदल गई। और क्यों बदल गई, क्योंकि जनता का सपोर्ट उनके साथ था। जनता को परसुएट कर सके कि बाबूजी राफेल में हमने घोटाला नहीं किया है और राफेल देश के लिए एक राष्ट्रीय संपत्ति है। समझ रहे हो, तो आप ऐसे समझ सकते हो। मतलब मोदी जी के कितना अगर टीपू जी अपनी जनता को समझा पाते, और सौभाग्य इस बात का कि उस समय ऐसा मीडिया होता कि जो बेरोजगारी की बढ़ती डिमांड के बावजूद भी राष्ट्रवाद के मुद्दे को प्रमुख रूप से रखता। भले ही महंगाई कितनी हो जा रही होती, लेकिन ये कह रहा होता कि महंगाई अच्छी बात है, मतलब बुरी बात नहीं है। तो ही तो वहाँ की जनता समझ पाती। आज भी तो लोग यही चाहते हैं ना, मोदी जी फिर से आए एक बार। तो ये समझ उस समय टीपू सुल्तान की जनता को लोग नहीं बना पाए, या उसके प्रशासनिक ऑफिसर्स नहीं बना पाए, जिस कारण वो पराजित हो गया। और अगर ये सहयोग हो जाता तो एक तरीके की परिस्थितियाँ कुछ और ही होती हैं। क्लियर, तो आप समझ गए कि वास्तव में इसको हमें कैसे लिखना है। ये सारी चीज़ें आपने देख ली। कब्जा कर रहा था, खुद व्यापारिक निकाय बना रहा था, मालाबार तट। क्लियर, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। बाकी मैंने पॉइंट आपको कई सारे एक्स्ट्रा और बता दिए। ये देखो, पराजित कर दी तो कंपनी को राष्ट्रीय सहमति सहयोग था, कॉर्नवालिस की महत्वाकांक्षा थी, स्वाभिमानी था, साम्राज्यवादी की नाव में उसे बैठना स्वीकार नहीं था। देखो, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर एक प्रश्न के उत्तर में इतने सारे पॉइंट हम कैसे डालेंगे। तो जब आप लिखते हो ना तो सब के सब पॉइंट आ जाएंगे। 150 वर्ड 200 वर्ड में आप आसानी से लिख सकते हो, अगर फालतू के शब्दों को अगर आप हटा दो। क्लियर, तो आपको मैप भी बनाना है इसमें बीच में। कई बार आप लोग प्रश्न पूछते हो कि सर मैप को बीच में बनाएं कि लास्ट में बनाएं। तो वास्तव में मैप को बीच में बनाना चाहिए। जब आप ये पहले प्रश्न को सॉल्व कर रहे होते हो ना, यहाँ पे क्षेत्र को लेकर, तो आपने मान लीजिए यहाँ पे इतनी बातें लिख दी क्षेत्र को लेकर। क्लियर, तो आप यहाँ पे मैप एक बना दें। इस जगह पे आप ऐसे करके एक ऐसे मैप आप ऐसे बना दें, और इस मैप में आप सारी चीज़ें दिखा दें। और फिर आप अगले पेज से दूसरे प्रश्न को सॉल्व करें और उसे एक्सप्लेन करें, और फिर उसके अगले पैरा से विश्लेषण कर दें। क्लियर, तो आप इस तरीके से समझ गए कि वास्तव में ये देखिए मैप, इसलिए मैंने आपको ये वाला भी मैप डाल दिया है और वैसा भी मैप डाल दिया है, ताकि आपको किसी तरीके की दिक्कत ना आए। चलिए, अब हमारा अगला प्रश्न है, हमने बिना अपने मित्रों को अत्यधिक ताकतवर बनाए अपने शत्रु को अपंग बना दिया। इस पर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के प्रकाश में टिप्पणी कीजिए। कहने का मतलब ये जो लाइन कही गई है ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में कही गई। क्लियर, तो अब पहले इस लाइन को हम इनकोड करते हैं। प्रश्न क्या है, हमने बिना अपने मित्रों को, अर्थात इनके मित्र कौन, मित्र मतलब मराठा और हैदराबाद का निज़ाम, अधिक ताकतवर बनाए। अर्थात हमने इनको जो कुछ दिया भी है ना वो इतना कम है कि ये इतने शक्तिशाली नहीं बन सकते। क्लियर, मतलब हमने इनको बॉर्नवीटा पिलाया है, बट बॉर्नवीटा रिवाइटल का काम नहीं कर सकता कि वो एक दिन में इनको इतनी एनर्जी दे दे। क्लियर, दूसरी बात कि अपने शत्रु को अपंग बना दिया है, अर्थात शत्रु इनका कौन, मैसूर। अपंग कैसे बनाया, उससे काफ़ी सारी चीज़ें हमने ले ली। तो भाई साहब किस में आपने ली, क्या मैंगलोर की ट्रीटी में ली। अब देखो यही आपको अक्ल लगानी है कि क्या मैंगलोर की ट्रीटी में शत्रु अपंग बना था, तो नहीं बना था। किस ट्रीटी में बना था, श्रीरंगपट्टनम की। तो अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के प्रोविजन कौन से थे, इसीलिए आपको प्रोविजन याद होने चाहिए। और मैंने आपको नोट्स में श्रीरंगपट्टनम के प्रोविजंस कराए थे, जिसमें आपने पढ़ा था कि मराठों को तुंगभद्रा का क्षेत्र मिल गया था, निज़ाम को पेन्नार और कृष्णा के बीच का क्षेत्र मिल गया था, बाकी डिंडीगुल जैसे बड़े बड़े जो क्षेत्र थे जिसमें आधे से ज़्यादा हिस्सा कंपनी को मिल गया था। और न केवल कंपनी को ये हिस्सा मिला था, बल्कि कंपनी को मालाबार तट पर कई अधिकार प्राप्त हो गए थे। अब वही मालाबार तट था जिससे कंपनी बचना चाह रही थी। साथ ही 3 करोड़ रुपए की भी प्राप्ति हुई थी। अर्थात
कितना उसको कमज़ोर कर दिया, उसकी सेना को कितना कम कर दिया गया कि आप इतनी कम सेना रखेंगे। तो ये सारी परिस्थितियां थीं जिसने उसे कमज़ोर कर दिया। ये बात कॉर्नवालिस ने कही थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में। ये तो हो गया अभी केवल इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन, विस्तार, जो कॉर्नवालिस कह रहा था। लेकिन क्या ये सत्य था? क्या सच में उसका जो शत्रु था वो अपंग हो गया था? तो ठीक है, वो अपंग, अब देखो यहाँ पे कोई किताब आपको नहीं बताएगी, यहाँ पे अब आपका मौलिक चिंतन ही काम आएगा और आपकी मौलिक लेखनी ही काम आएगी और मौलिक बुद्धि ही काम आएगी। क्लियर? अब आप ये सोचो कि शत्रु अपंग तो अवश्य हो गया था, लेकिन अभी मरा नहीं था, और इसीलिए मरने की न वजह के बावजूद भी अपनी अपंगता में, देखो ऐसे शब्दों का आपको उपयोग करना है, तभी आपका उत्तर बड़ा उत्कृष्ट लगेगा, कि फिर भी शत्रु अपनी अपंगता को अवॉइड करते हुए सूरवीरता के साथ में अगला युद्ध किया। अर्थात उसने साम्राज्यवाद की उस गाड़ी में बैठने से लाख गुना बेहतर शेर की जिंदगी जीना पसंद किया। ये बात अलग है कि उस समय उसे कोई मोर्चा बनाने वाला नहीं मिला। ये बात अलग है कि उस समय उसे सहायता देने वाले मित्र नहीं मिले। ये बात अलग है कि उस समय की जनता उसके उस समय के लोक कल्याणकारी या लोक संप्रभुता से प्रेरित विचारों को आत्मसात नहीं कर पाए, और अगर आत्मसात कर लेते तो शायद ये अपंग शत्रु ही उनकी पूरी के पूरी साम्राज्य की उस नाव को एक बाढ़ में बहा देता। समझ गए? ऐसा आप लिखोगे। अब जब ऐसा आपने लिख दिया तो इससे अंत क्या पता चलता है? इससे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता चलता है, ये तो आप दिमाग से ही हटा दो। इससे ये पता चलता है कि आप अपंगता के प्रति, अर्थात जो पर्सन दिव्यांग है उस पर्सन के अंदर भी आप उसकी प्रतिभा का सम्मान करते हो और उसे भावी भविष्य में भारत के निर्माण का मुख्य वाहक मानते हो। अर्थात उसे भारत की प्रगति की मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न करते हो और उसके अंदर छिपी अदम्य साहस की प्रवृत्ति को जग जाहिर करते हो। यानी कि आप उसकी अपंगता को उसकी असफलता का कारण नहीं मानते या उसकी अपंगता को उसकी जीवन शैली का एक उपकारक नहीं मानते। क्लियर? अब ये बात तो आपने अपंगता की देख ली। अब मित्रों को देख लो। मित्रों को ताकतवर नहीं बनने दिया, ठीक है, लेकिन भाई साहब इन मित्रों ने शांति कहाँ की? ये बात अलग है कि निज़ाम आपके अधीन हो गया, लेकिन अभी भी मराठों ने आपके साथ संघर्ष किया था, और अगर वो मराठे एक साथ हो जाते और नाना फडणवीस का मृत्यु भी ना हुई होती तो शायद आपके वो मित्र आपकी ध्वज पताका को उस समय की बंगाल की खाड़ी में ही डुबो देते। समझ रहे? ऐसी बातें आप लिखोगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा यार ये क्या लिख दिया इसने, मतलब ये जान रहा है कि सच में मित्रों को आपने इतना मजबूत नहीं बनाया था। भाई आपने थोड़ा सा क्षेत्र दे दिया, लेकिन क्या मराठा क्षेत्र के भूखे थे? मराठों के पास काफ़ी बड़ा क्षेत्र था, और उस क्षेत्र को तब आप सीमित कर पाए जब आपने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कर लिया। और आपको पता होना चाहिए, अब यहीं पे आपका दिमाग काम करना चाहिए कि अभी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ ही नहीं था। वो तो ट्रीटी ऑफ सालबाई में शांत बैठे थे। कहने का मतलब मराठे उतने अगर परिपक्व होते, मराठे अगर टीपू की भांति अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति को समझ पाते तो शायद वो कम ताकतवर मराठे भी टीपू के साथ मिलकर उसकी अपंगता को दूर करके इस ब्रिटिश जो राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभर रही थी, इनकी सर्वोच्चता को तबाह कर सकते थे। क्लियर? लेकिन वही बात थी कि मराठों के अंदर इतनी सजगता नहीं थी। तो ये ऐसे आप जब लिखोगे तो आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और आप जब ये इस प्रश्न का उत्तर लिखें तो मेरा ये मानना है कि W5H1 थ्योरी के तहत शुरू में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बता दें। कि कैसे बताएंगे? कि 1792 में शुरू हुए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद, ऐसे लिखा जाता है। देखो हमेशा संक्षेप में आंसर ऐसे ही लिखा जाता है। अब आपने श्रीरंगपट्टनम संधि बता दी तो श्रीरंगपट्टनम की संधि का ही तो ये प्रोविज़न था। क्लियर? अब उसी में आप ये बता दो तुरंत कि कौन कौन से प्रोविज़न थे, जिस आधार पर उसने मित्रों को ये बताया और शत्रु को ये बताया। अब जब आपने ये चीज़ें बताई तो आप बताइए, सामान्य अभ्यर्थी, सामान्य कोचिंग संस्थान आपसे कभी नहीं कहेगा कि आप इसमें मैप का उपयोग करें।
बट आप ये बताइए, अगर किसी को ताकतवर और किसी को कमज़ोर दिखाना है तो उन क्षेत्रों को तो दिखाना पड़ेगा ना, कि भाई पहले टीपू के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे और अब कौन कौन से क्षेत्र आने लगे, जिससे वो अपंग हो गया। और आपने अगर अपने मैप में यही चीज़ दर्शा दी तो आपका उत्तर अन्य के अपेक्षा काफ़ी अच्छा होगा, बल्कि एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपने कौन सी बात कही। ये देखो, पहले हमने क्या दिखाया, पहले टीपू का इतना बड़ा क्षेत्र होता था, ये पूरा का पूरा, आप ऐसे समझो कि ये पूरा का पूरा इतना क्षेत्र होता था टीपू का। क्लियर। अब अपंग कैसे कर दिया, उसका इतना सारा ये क्षेत्र ले लिया, ये जो डबल डबल डॉट में। क्लियर। ये उपतुंग भद्रा का एरिया ले लिया, ये कृष्णा और पेन्नार का रिवर का एरिया ले लिया, ये इधर क्रागन और जकोटा वगैरह मालाबार के एरिया पे कब्जा कर लिया, मतलब बारह महल, डिंडीपुल, ये सारे क्षेत्र ले लिया। तो अब उसका क्षेत्र इतना सीमित हो गया, तो इस सीमित क्षेत्र को लेकर कंपनी ये दावे ठोकने लगी कि हमने तो उसे अपंग बना दिया। लेकिन सोचो ना, फिर भी आपको चतुर्थांग मैसूर युद्ध करना पड़ा और उसमें भी वो काफ़ी सूरवीरता से लड़ा। वो खुद कहता है कि अगर नौसैनिक श्रेष्ठता हमारे अंदर होती तो हम शायद कंपनी को पराजित कर देते। तो आप ये चीज़ें देख सकते हो, और ऐसे क्या होता है, आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा काफ़ी बेस्ट हो जाता है। और वही है कि हमें तो अपना उत्तर बेस्ट से बेस्ट ही बनाना है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर समझ गए। साथ ही हमने देखो काफ़ी इसमें अच्छे से डिटेल में डिस्कस भी कर दिया था। तो आप यहाँ से पॉइंट ये देखिए, क्षेत्र उस समय का। क्लियर। तो आप ऐसे देख सकते हो। फिर यहाँ पे कई सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। देखो मैंने काफ़ी डिस्कशन इसमें कर दिया है कि अदम्य साहस से कंपनी की नाव को बंगाल की खाड़ी में डुबो देता। आप लोग सोचते हो ना कि यार कैसे ऐसे शब्दों को गढ़ा जाएगा, ऐसे शब्द ऐसे ही गढ़े जाएंगे कि उस वक्त भी जनता सहयोग कर देती या मोर्चा बन जाता। देखो जब मैं लाइन बोल रहा हूँ तो ये समझो, बन जाता और बना लेना ये अलग होता है। क्लियर। मतलब बन जाता हमने भविष्य पे छोड़ दिया है, यानी बना ही नहीं था। क्लियर। तो बन जाता तो शायद मतलब ये हो जाता, शायद वो हो जाता। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। क्लियर। तो आपने ये चीज़ें देख ली। बाकी श्रीरंगपट्टनम की संधि, और फिर यहाँ निष्कर्ष में आप दे सकते हो कि उम्मीद नहीं छोड़ी, ये बात अलग थी कि परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया, वरना श्रीरंगपट्टनम की संधि अप्रासंगिक बन जाती। मतलब जो आप कॉर्नवालिस इतनी डींगे मार रहा है ना कि हम उसे ये कर दिए, हम उसे वो कर दिए, इसकी महत्ता ही अप्रासंगिक हो जाती है। क्लियर। तो आप समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसी का देखो अगला चरण है इस प्रश्न का, तो ये भी आप समझ जाओगे कि टीपू सुल्तान मैसूर में महत्वाकांक्षी भूभागी इरादों वाला एक शक्तिशाली केंद्रीकृत एवं सैन्यकृत राज्य के निर्माण का प्रयास कर रहा था। इस प्रश्न को वही व्यक्ति सॉल्व कर सकता है जो इसके हर एक कोडेड वर्ड के बारे में कुछ न कुछ शब्द जानता हो। क्लियर। और इसके पीछे की पृष्ठभूमि जानता हो। तो पृष्ठभूमि भी आप जानते हो, इसके कोडेड वर्ड की एक एक शब्दावलियों से भी आप परिचित हो, तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। कैसे, देखते हैं कि मैसूर में महत्वाकांक्षी भूभागी इरादों वाला। महत्वाकांक्षी भूभागी इरादे टीपू ने कब अपनाए, किस चीज़ को लेकर ये कह सकता है बंदा, बिना सोचे बताओ। क्रागानोर और जकार्ता को लेकर। क्लियर। ध्यान देना, एक शक्तिशाली केंद्रीकृत, मतलब इसका जो शासन था उसमें प्रधानमंत्री या वजीर ना होकर सर्वे सर्वा सुल्तान होता था। तो ये हो गया शक्तिशाली केंद्रीकृत एवं सैन्यकृत। 40,000 की सेना, 20,000 से ज़्यादा घुड़सवार, कई सारी अनियमित सेना, तोपखाना, गोला बारूद, इन सब का उपयोग या इन सब का मतलब आप कह सकते हो कि निर्माण कार्य इसको प्रशासन को कल्याणकारी रूप में न दर्शा के सैन्यकृत का रूप प्रदर्शित करता है। क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ों को लेकर टीपू के व्यक्तित्व का इसने मूल्यांकन किया। इसने कहा कि टीपू जो वे व्यक्ति था वो वास्तव में कोई और व्यक्ति नहीं था, वो एक साम्राज्यवादी भूभागी महत्वाकांक्षा से प्रेरित केंद्रीकृत सत्ता का नेतृत्व करने वाला और अपनी सेना के माध्यम से युग विजय करने वाला एक व्यक्ति था। अब आप बताइए, क्या उसका व्यक्तित्व केवल यही था? तो आप कहोगे नहीं मास्टर, उसका व्यक्तित्व और भी कुछ था। वो एक कल्याणकारी शासक था। जॉन मूर स्वयं कहता है, जॉन शोर खुद कहता है कि उसके किसान कितने खुश हैं, उसके जो श्रमिक हैं वो कितने प्रसन्न हैं, उसके राज्य की जो धरती है वो कितनी उर्वर है, वहाँ फसलें किस तरह से लहलहा रही हैं, वो किस तरीके से अपनी धर्मपरायणता का कर्तव्य बोध करता है, किस तरीके से वो श्रृंगेरी, शारदा पीठ और यहाँ तक कि श्रीरंगपट्टनम मंदिर में लोगों को पूजा के लिए प्रेरित करता है। कैसे वो सैन्यकृत नहीं है, क्योंकि उसने जैकोबिन क्लब की बात की, उसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, उसने अपने आप को नागरिक टीपू कहा।
अर्थात नागरिक टीपू कहना वास्तव में शक्तिशाली केंद्रीकरण का प्रतीक न होकर बल्कि जनता में उसकी सारी शक्ति निहित है, इस बात का प्रमाण था। तो अतः ये कहना कि टीपू एक महत्वाकांक्षी भूभागी इरादों वाला व्यक्ति था, ये भी अतिशयोक्त है, क्योंकि वो महत्वाकांक्षा वास्तव में भूभागी इरादों को लेकर न थी बल्कि अपनी राजत्व के सिद्धांत या अपनी राज्य की संप्रभुता को लेकर थी, जिसका उल्लंघन उस समय त्रावणकोर की रियासत ने ब्रिटेन के उस समय के गवर्नर कॉर्नवालिस के कहने पर किया। अर्थात अगर संप्रभुता की रक्षा करना भूभागी इरादों की बात है तो फिर ये संप्रभुता को लेकर तो इससे भी ज़्यादा हदें तोड़ दी थी कंपनी ने। अर्थात कंपनी को फिर ये हम कैसे कह सकते हैं कि वो भूभागी इरादों वाली नहीं थी या वो साम्राज्यवादी नहीं थी, क्योंकि उसने भी तो प्लासी या बक्सर या फिर अवध के नवाब को इसी इरादों के तहत तो लिया। तो अतः ये कहना अतिशयोक्ति है या ये कहना एक तरीके से अतिरंजना है कि टीपू सुल्तान का व्यक्तित्व एक सैन्यकृत राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर? तो आप उतने सारे पॉइंट्स को आप बता सकते हो। बाकी आपको मैंने इसमें काफ़ी डिटेल से बताया, हालांकि कई सारे पॉइंट्स मैंने आपको इसमें दे भी दिए हैं, इससे ज़्यादा पॉइंट्स आपको लेने नहीं हैं। क्लियर? तो ये देख सकते हो आप, नौसेना का गठन किया, 22 युद्धपोत, 20 फ्रिगेट, ये सब लिखना है। मतलब ये मत सोचिएगा कि आप इनको अवॉइड कर देंगे, ये सारे पॉइंट्स आपको समायोजित करना है। कैसे करना है ये आपका वो काम है। क्लियर? तो आपने देख लिया, इसमें हालांकि मैप की बस ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखो। जैसा क्या है कि अभी तक केवल यूपीएससी में इस पर 3 ही प्रश्न आए हैं। क्लियर? हालांकि 3 में क्या 3 तो प्रश्न आए हैं, उसमें से एक प्रश्न पीसीएस में पूछा गया था, बट कभी भी यूपीएससी में पूछा जा सकता है। अब जो आपको प्रश्न मिलेंगे, ये जितने भी अब आपको प्रश्न आ रहे हैं जिसमें मौलिक लिखा है, ये हमने उस समय के लोगों के स्टेटमेंट को लेकर प्रश्न बना दिए, ताकि अगर टेस्ट सीरीज आपको कोई करा रहा हो तो, क्योंकि वो इन्हीं टेस्ट सीरीज में ऐसे ही प्रश्न डालते हैं और आपको लगता है कि सामने वाला जो मास्टर है आपका वो काफ़ी टैलेंटेड है, टैलेंटेड वैलेंटेड कुछ नहीं होता, बस ये है कि जिसका अध्ययन का दायरा व्यापक हो जाता है तो वो आपको श्रेष्ठ लगने लगता है। समझ गए? तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो हमने अपनी उस डींगों को, या कह सकते हो कि टेस्ट सीरीज में अपने आप को ज़्यादा वो दिखाने की प्रयास न करते हुए हमने आपको यहीं पे सारे क्वेश्चन दे दिए, और जो इससे अच्छे और प्रश्न होंगे वो हम आपको टेस्ट सीरीज में भी दे देंगे। क्लियर? तो इससे आपको इस टॉपिक की गहनता हो जाएगी। खैर, अभी हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, मैंगलोर की संधि संधि न होकर 8 वर्षों का युद्ध विराम था, जिसमें कंपनी अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करना चाहती थी, विवेचना कीजिए। अब ये प्रश्न वही कर सकता है जिसको ये पता हो कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर किसके साथ हुई थी, कब हुई थी, उसके बाद का सिनेरियो क्या था। और अगर ये पता चल गया तो आप इस उत्तर को काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो पहले हम ये देखते हैं इसमें कोडेड वर्ड क्या है। मैंगलोर की संधि है, युद्ध विराम का क्या मतलब, आंतरिक स्थिति कंपनी का क्या मतलब, और इसकी विवेचना का क्या मतलब। तो आपको पता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर की संधि कब हुई थी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। क्लियर? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 82 में ख़त्म हो गया था। क्लियर? 84 में क्या हुई थी, ट्रीटी ऑफ सालबाई, किसके साथ में, मराठों के साथ में, यानी कि इसी के सिमिलर थी। क्लियर? अब आता है प्रश्न, मैंगलोर की संधि संधि न होकर 8 वर्षों का परिणाम था। क्लियर? मतलब 1784 के बाद, 1784 में हुई थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। 1784 के बाद से लेके 1792 तक की घटनाओं, यानी कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पहले तक कंपनी अपने में रिफॉर्म ला रही थी, अपनी उन आंतरिक स्थितियों को मजबूत कर रही थी। तो अब आपको ये पता हो कि वास्तव में वो आंतरिक परिस्थितियाँ कौन सी थी। तो एक तो उस समय पिट्स इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह आ रहे थे जो कंपनी में सुधार की बात कर रहे थे। दूसरा, कंपनी को राष्ट्रीय सहमति की प्राप्ति नहीं थी क्योंकि वो अमेरिकी उपनिवेश में लगे हुए थे। क्लियर? तीसरी बात क्या है कि इंडिया में वो इतना ध्यान मतलब नहीं था या इतनी तत्परता के साथ नहीं लगे थे जितना वो अमेरिका को लेकर थे। लेकिन जब अमेरिका चला गया तो अब इंडिया उनके पास एक विकल्प बना। क्लियर? चौथी चीज़ क्या है कि उस समय कंपनी कई फ्रंट्स पर लड़ रही थी, निज़ाम से भी लड़ रही थी, मराठों से भी लड़ रही थी, तो इसलिए कंपनी के लिए स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी। तो इसीलिए मैंगलोर की संधि वास्तव में एक युद्ध विराम थी, अर्थात युद्ध तो होना था लेकिन अभी नहीं होना था। क्यों? क्योंकि अभी वो मजबूत नहीं थे। तो वही बातें आपको इसमें बता देनी है कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर क्या थी, उसका आप बेसिक परिचय देते हुए
कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति के बाद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई, जिसके अंतर्गत विजित क्षेत्रों को लौटा दिया गया और यह कहा गया कि आगे चलकर ब्रिटिश कंपनी और मैसूर के मध्य कोई लड़ाई या कोई युद्ध नहीं होगा। लेकिन ये महत्वाकांक्षा तब लेकिन ये शांति तब महत्वाकांक्षा में बदल गई जब उनके हाथ से अमेरिकी उपनिवेश चला गया और साथ ही कंपनी की स्थिति पूर्व की अपेक्षा काफ़ी मजबूत हो गई। अब वहाँ पे आप कई सारी लाइनों का जिक्र कर दोगे तो आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको सारे वो पॉइंट्स बता दिए कि आंतरिक स्थिति कौन कौन सी थी, अमेरिका, फ्रांस, व्यापार, अवनति, बाकी आपने डिटेल देखो पढ़ा है, क्लियर। तो इसमें ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत है नहीं। क्रागनोर, जकोटा, सालबाई से मराठा को कैसे शांत कर लिया था कि एक एक करके हम जीतेंगे, ठीक है। अब युद्ध में पराजित क्यों हो गए? क्योंकि मोर्चा नहीं बना पाए, सहयोग नहीं मिल पाया, जिस कारण श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और उसकी स्थिति काफ़ी खराब हो गई। बट वो हारा नहीं था, लड़ता रहा था, क्लियर। तो आप ऐसे टीपू का परिचय दे सकते हो। चलिए अगला प्रश्न है, हैदर अली राज्य बनाने के लिए जन्मा था जबकि टीपू उसे खोने के लिए। टिप्पणी कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो आपको इसमें तभी आप कर सकते हो जब आप हैदर अली के युग की पृष्ठभूमि समझ पाओ और टीपू सुल्तान जिस युग में जी रहा था उसकी पृष्ठभूमि समझ पाओ, क्लियर। अब हैदर अली जिस युग में जी रहा था या हैदर अली जिस युग में राज्य बना रहा था, राज्य बनाने का क्या मतलब कि साम्राज्यवादी नीति अपना रहा था, अर्थात क्षेत्र विस्तार कर रहा था। तो उस समय कंपनी इतनी मजबूत नहीं थी, क्लियर। या फिर कह सकते हो कि उस समय कंपनी से ज़्यादा कूटनीतिक मर्मज्ञता में हैदर अली निपुण था। ध्यान देना, क्योंकि हैदर अली 1775 ही तक तो रहता है, क्लियर। 1775 या कहें 1780 तक रहता है। 1780 के बाद ही तो कंपनी की स्थिति अच्छी हो पाती है, उसके पहले तो कंपनी की स्थिति काफ़ी ख़राब होती है, क्लियर। उसमें कई सारे आंतरिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपने देखा, वो खुद अपना निजी व्यापार काफ़ी गलत तरीके से कर रहे होते हैं। और इसी 1780 यानी कि 1776 के बाद से अमेरिकी रेवोल्यूशन हो रही होती है। तो कंपनी इतना ध्यान हैदर अली पर नहीं दे पाती, या कहें कि कंपनी कई सारे मोर्चों पर लड़ रही थी, तो इसलिए हैदर अली अपनी हर एक संभावनाओं को पूर्ण कर पा रहा था, क्लियर। लेकिन जब टीपू से उसका सामना हुआ तो उस समय कंपनी काफ़ी मजबूत हो चुकी थी और कंपनी के सामने अब चाहे हैदर अली आ जाता चाहे टीपू आ जाता, कंपनी का उद्देश्य ही था कि अब इनसे संधि या शांति न करके युद्ध की नीति अपनाकर इन्हें समाप्त किया जाए, क्लियर। और इसके लिए उन्होंने हर संभव तरीका अपनाया। अतः ये कहना कि हैदर अली राज्य बनाने के लिए जन्मा था, टीपू से खोने के लिए, ये अतिशयोक्ति है। कारण कि ऐसा नहीं है कि टीपू ने अपने उस राज्य को बचाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, प्रयत्न उसने काफ़ी किए। अब आप उन प्रयत्नों को बता सकते हो कि वो उस युग में भी राजवंशी परंपरा में अपने आप को नागरिक टीपू क्यों कह रहा था? क्योंकि उसका राज्य बच जाए। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वो खोने के लिए जन्मा था? जैसे कई बार आपके रिश्तेदार, कई बार आपके कलीग्स नहीं कहते हैं कि अरे यार ये पढ़ता नहीं है, मेहनत नहीं करता, इसका आईएएस इसीलिए नहीं हो रहा। अरे भाई, जब आईएएस का नशा चढ़ता है ना तो फेलियर कोई भी नहीं चाहता, हर व्यक्ति यही चाहता सफल हो और हर व्यक्ति मेहनत करता है। बस ये बात अलग है कि उसको सोर्स उस समय उतने अच्छे नहीं मिल पाते, उसे पढ़ाने वाले उतने अच्छे नहीं मिल पाते, नहीं तो वो उसी समय अपना एक नया इतिहास लिख सकता था। तो आप ये अगर कह दो कि नहीं ये बच्चा मेहनत नहीं करता, ये मक्कारी करता है, तो वास्तव में गलत बात है। मतलब ये मेरे पापा का पैसा डुबाने के लिए पैदा हुआ है, मैंने तो पूरी ज़िंदगी पैसा बनाया है, तो ये मूर्खता है। कोई भी 5 रुपये भी नहीं खर्च करना चाहता आप में से, क्लियर, कि फालतू का 5 रुपये हमारे माता पिता का खर्च हो जाए, तो फिर ये कहना गलत हो जाता है। हाँ, ये बात अलग है। अब हो सकता है कि मान लो आपके बाद आपके मोहल्ले से कोई हो जाए तो उसको इतनी समस्याएं थोड़ा ना फेस करनी पड़ी होंगी, या उसको इतनी रियायतें थोड़ा ना मिली होंगी जितनी आपको मिली हैं, क्लियर। तो आप ऐसा समझ सकते हो। तो आप इस उत्तर को लिख सकते हो कि कैसे हमें लिखना है। पराजय, राज्य को रखना, सेना का सुदृढ़ीकरण, मतलब हैदर अली ने कौन कौन से रिफॉर्म किए थे? फिर डिंडीगुल में कारखाना लगाया, क्षेत्र विस्तार किया। अब इसमें एक दो अगर नाम आपको याद हैं, सेरा या तुंगभद्रा, तो आप अपना उत्तर इसमें आसानी से लिख सकते हो, क्लियर। मराठों निज़ाम के साथ कैसे मद्रास की संधि की, इनको छोटी छोटी बातों में लिखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं। अब टीपू ने गवाया कहाँ पे?
तो गवाया तो वहीं पे पता चलता है ना, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये आपकी मौलिकता को दर्शाएगा कि आपको पता होना चाहिए कि टीपू ने कब गवाया था। तो गवाया था सबसे ज़्यादा श्रीरंगपट्टनम की संधि में, तो आप श्रीरंगपट्टनम संधि का जिक्र करेंगे। क्लियर। तो इससे आपका उत्तर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप इसका विश्लेषण कर दो। तो आप ये देख सकते हो मैंने ऑलरेडी पूरा विश्लेषण कर दिया, मैंने आपको कहानी भी सुना दी। अब आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो और निष्कर्ष इसका और विश्लेषण आपको काफ़ी अच्छे से लिखना है, क्योंकि देखो मैंने लिखा है कि किसी एक कालखंड की घटनाओं को अगले कालखंड की घटनाओं की प्रासंगिकता को बिना देखे व्यक्तित्व की तुलना करना अतिरंजना का प्रतीक है। वैसे भी दोनों अपने अपने समय के महान योद्धा थे, तो अतः ये कहना कि वो राज्य बनाने के लिए जन्मा था और टीपू राज्य खोने के लिए अतिशयोक्ति है। चलिए अगला टॉपिक प्रश्न है, टीपू सुल्तान एक सीधा साधा दैत्य था, अर्थात टीपू एक सिंपल प्योर मॉन्स्टर था। ये कौन कह रहा है? साम्राज्यवादी। क्यों कह रहे हैं आप इसको समझ सकते हो। वो इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि वो धर्म में अंधा था, अर्थात वो हिंदुओं पर, हिंदू मतलब कुर्गों पर, इन पर हमला करता था। और जब हमला करता था तो ये वास्तव में दिखने में तो उसकी उदारवादी नीतियां थीं, लेकिन वो अपने जनता के प्रति काफ़ी रुष्ट व्यवहार करता था। यहाँ तक कि इन लोगों ने ये भी कह दिया कि उसने उसके साम्राज्य में 33% से भी ज़्यादा अतिरिक्त टैक्स लिया जाता था, जिससे उसके किसान पूरे बदहाल हो गए। अब आप इस पूरी लाइन का खंडन कर सकते हो आसानी से कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, उसका प्रशासन अलग था। जॉन सोर और जॉन मूर के जो उस समय के वृत्तांत थे उसमें उसके किसान काफ़ी समृद्ध नज़र आते हैं। ये बात अलग है कि उसने हिंदुओं पर हमला किया, लेकिन ये बात भी सही है कि उसने मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा। अर्थात अगर उसको दिखा कि मोपला उसकी बात को नहीं मान रहे तो उसने उनको भी दंडित किया। ये बात अलग है कि उसने पातशाह की उपाधि ली, फारसी जैसे शब्दों का उपयोग किया, किंतु हर धर्म के लोगों को तरजीह दी। उसने फ्रांस की क्रांति को अपना आदर्श बनाया। तो ये कहना कि वो सीधा साधा दैत्य था, धर्म में अंधा था, धर्मपरायणता उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी, ये अतिशयोक्ति है। क्लियर। और कई सारे क्षेत्रों की बातें उसको बताकर आप अपने उत्तर को काफ़ी अच्छे से विश्लेषित कर सकते हो। क्लियर। तो आपने देख लिया कि कैसे आपको लिखना है, मैंने ऑलरेडी इसमें सारी चीज़ें लिख दी। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने बस छोड़ दिया था, श्रीरंग मंदिर का। क्लियर। तो आप श्रीरंगपट्टनम के मंदिर का आप जिक्र कर सकते हो, समझ गए, ये सारी चीज़ें बता सकते हो। बाकी आपको पता है कहानियाँ कैसे गढ़नी है, कैसे आपको लिखना है। क्लियर। व्यापार वाणिज्य के लिए कैसे वो उन्मुख रहता था, कैसे नवोन्मुख बातें करता था, समझ गए। तो आप ऐसी चीज़ें लिख सकते हो और निष्कर्ष में दे सकते हो कि उसके विचार उस युग में प्रासंगिक न होकर बाद के काल में प्रासंगिकता प्राप्त कर पाए। अर्थात 1885 की कांग्रेस की स्थापना राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति थी, या आप कह सकते हो कि 1857 का विद्रोह किस तरीके से राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति बना। समझ गए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है। क्या आप मानते हैं कि टीपू सुल्तान प्रथम राष्ट्रवादी व्यक्तित्व था? अपने पक्ष विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसमें पूरा से पूरा आपकी मौलिकता ही आएगी। मतलब आपको अगर ये पता है कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, उसके व्यक्तित्व के वो फीचर पता हो और पक्ष और विपक्ष के बारे में आपको पता हो और आपका अपना एक तर्क संगत निष्कर्ष हो, तो आप उस हद तक पहुंच जाएंगे। क्लियर। तो बात यह कि टीपू सुल्तान के व्यक्तित्व को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कह दिया जाता है कि टीपू सुल्तान ने साम्राज्यवादी शक्ति से लोहा लिया, अतः वो एक राष्ट्रवादी था। क्लियर। तो इसमें अतिशयोक्ति है, कुछ लोग कहते हैं। क्लियर। कुछ लोग कहते हैं, कुछ मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि आपको यही करके दिखाना है। तो आप बताएंगे कि वास्तव में उस समय टीपू राष्ट्र के लिए ना लड़के बल्कि अपनी रियासत के लिए लड़ रहा था, अर्थात मैसूर की रक्षा करने के लिए वो युद्ध कर रहा था। ये बात अलग है कि उसका जिस साम्राज्यिक शक्ति से, जिस शक्ति से सामना हो रहा था वो साम्राज्यवादी थी। अतः साम्राज्यवादी शक्ति का विरोध करने वाली हर एक शक्ति को लोग राष्ट्रवाद की नज़र से देखते हैं, जिसमें टीपू सुल्तान को भी उससे अछूता नहीं रखा गया। किंतु गहराई से देखें तो ये टीपू की पर्सनल या कह सकते टीपू की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा का परिणाम था। अर्थात उसने अंग्रेजों से लोहा अपनी रियासत को बचाने के लिए किया, ना कि पूरे के पूरे भारतीय साम्राज्य को। ये हो गया इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। अर्थात टीपू सुल्तान का व्यक्तित्व एक राष्ट्रवादी नहीं था, हमने ये प्रूव कर दिया। क्लियर। अब आप बताओ, किंतु गहराई से देखें वहीं दूसरी ओर, ये बात अलग है कि उस समय
प्रबोधन और पुनर्जागरण की बात, या कहें कि यूरोप की बात ही, भारत में अभी राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति उन्मुख नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी फ्रांस की क्रांति से उसकी प्रेरणा, जैकोबिन क्लब की सदस्यता, स्वतंत्रता का वृक्ष और अपने आप को नागरिक टीपू कहना, ये बात उसकी क्षेत्रीय सीमाओं से परे थी। अर्थात अगर वो उस समय शायद मैसूर रियासत को बचा पाता तो शायद आगे चलकर, अब यहाँ पे शायद हम कह रहे हैं यानी कि संभवतः, आप यहाँ पे वर्ड उपयोग करेंगे, तो संभवतः उस साम्राज्यवादी शक्ति को न केवल मैसूर से उखाड़ने का प्रयत्न करता, बल्कि बंगाल, अवध और उस समय की मुगल रियासतों से भी उसकी प्रभुता को समाप्त करने का प्रयत्न करता, जो कि उस समय आगे आकर कुछ वर्षों बाद 1857 के विद्रोहियों ने भी किया। ये बात अलग है कि उसकी ये नीति पूरी तरह क्रियान्वित नहीं हो पाई, जिस कारण उसे हम राष्ट्रवादी व्यक्तित्व नहीं कह सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर उस समय राष्ट्रवाद का पूरी तरह से व्यक्तित्व या विचार निहित थे। किंतु हम ये भी नहीं कह सकते कि उसकी जो संकल्पना थी वो एक राष्ट्र के सूत्र से विलग थी। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो विचार पनप रहे थे, हो सकता है वो आगे चलकर एक राष्ट्र का स्वरूप ले लेते हैं। क्लियर? और ऐसे आप अपनी बात को लिख सकते हो। अब देखो, यहाँ पे कोई किताब तो काम नहीं आ रही, ना कोई नोट्स काम आ रहा, ये आप खुद का थिंकिंग है। इसलिए हम कहते हैं जब आप कोई वीडियो देख लिया करें हमारी क्लास का, तो उस पर खुद से थिंकिंग किया करें कि वास्तव में जो आप सोच रहे हैं, क्या उस आधार पे आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, किस तरीके से पूछेगा। और जितना ज़्यादा आप थिंकिंग करेंगे ना, उतनी ही आपकी कैपेसिटी आंसर लिखने को मजबूत होगी। वरना आप चाहे 500 आंसर लिख डालो, चाहे 5000 लिख डालो, कोई फ़ायदा नहीं। चाहे आप 5000 क्लासेस कंप्लीट कर लो, जब तक आप थिंकिंग नहीं बनाओगे। अब आप बताइए कि हम जो आपको चीज़ें बता रहे, ये ना तो किसी संस्थान से मैच करती हैं, ना किसी इंस्टीट्यूट से, ना कोई किताब से, ना किसी टॉपर से। क्यों? क्योंकि ये सब मौलिक चिंतन है और यूपीएससी यही आपसे पूछता है। क्लियर? तो आपने ये चीज़ें देख ली, आपको बताना कैसे है। उस युग में राष्ट्रवाद मैंने काफ़ी डिटेल से हालांकि इसमें बता दिया है, और आप इसी चीज़ को बेस बनाकर लिख सकते हो अपने हिसाब से। क्लियर? राष्ट्रवाद की प्रथम लौ, और आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। देखो, ऐसी आप जब मार्मिक शब्दावलियों का उपयोग करते हो ना, तो एग्जामिनर को लगता है सच में आप काफ़ी मौलिक हो। कि राष्ट्रवाद की प्रथम लौ 1857 के विद्रोह में देखने को मिलती, जो कि शैशवावस्था में थी। यानी कि आप ये भी प्रूफ कर दे रहे हो यहाँ पे कि 1857 में पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ था, जो कि शैशवावस्था में थी, और उसका बालपन कांग्रेस की स्थापना में देखने को मिलता है। समझ रहे हैं? मतलब कांग्रेस की भी जो स्थापना हुई तो वो भी पूरी तरह से राष्ट्रवादी नहीं थी। क्यों? क्योंकि तरुणावस्था उसकी गांधी के आंदोलनों में मिलती है, और अभी भी ये तरुणावस्था चल रही है, मतलब अभी राष्ट्रवाद वृद्ध नहीं हुआ है। समझ रहे? तो ऐसे जब आप लिख देते हो तो सोचो अब कि आपने 1792 की कहानी को 1947 तक की कहानी से रिलेट कर दिया केवल 3 लाइनों में, तो एग्जामिनर खुश नहीं हो जाएगा। क्लियर? बाकी आप ये निष्कर्ष लिख सकते हो कि फिर भी उस राजवंशी युग में लोकतंत्र की मशाल के माध्यम से आने वाले युग पुरुषों या युग दृष्टाओं के लिए प्रेरणा स्रोत जरूर कहा जा सकता है, जिसने भले ही मैसूर से कंपनी को भगाने का प्रयास किया, शायद अगर परिस्थितियां अनुकूल होती तो पूरे भारत से भी भगाकर एक राष्ट्र बनाने का प्रयत्न करता। कारण हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित था, जो कि राष्ट्रवाद की जननी थी। कितने कम शब्दों में देखो कितनी गहन बात लिख दी गई। क्लियर? तो यही चीज़ आपको करना है, और ये आपके उत्तर को काफ़ी अच्छा मार्क्स दिला देगी। चलिए, अब हमारा अगला प्रश्न है, पाश्चात्य साम्राज्यवाद की गाड़ी में बैठकर निर्जीव जीवन व्यतीत करने के स्थान पर मृत्यु को आलिंगन करना श्रेयस्कर समझा, विवेचना कीजिए टीपू सुल्तान के संदर्भ में। क्लियर? पाश्चात्य साम्राज्यवाद की गाड़ी में बैठने का क्या मतलब? अगर आपको ये पता चल जाए ना, तो आपका उत्तर पूरा हो गया अपने आप। पाश्चात्य साम्राज्यवाद की गाड़ी में बैठने का मतलब ये है कि सहायक संधि को स्वीकार कर लेना। निर्जीव जीवन व्यतीत करने का मतलब यह है कि उसे एक्सेप्ट ना करके जैसी जिंदगी चली आ रही वैसी जीना। क्लियर? और मृत्यु का आलिंगन कर लेना मतलब उसका प्रतिरोध करना युद्ध के माध्यम से। समझ गए? इसी चीज़ की आपको विवेचना करनी है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद से अपनी बात को उठाओ,
वेलेज़ली की साम्राज्यवादी नीति को बताओ और सहायक संधि के लाभ को बताओ और फिर बता दो कि कैसे टीपू के व्यक्तित्व और स्वाभिमान के अनुकूल नहीं थी, जिस कारण उसने इस चीज़ को श्रेयस्कर नहीं समझा। और कौन कौन बैठ गया था पाश्चात्य साम्राज्यवाद की गाड़ी में, आप ये बता सकते हो। जैसे निज़ाम बैठ गया, आगे चलकर मराठा बैठ गए, लेकिन वो नहीं बैठा। तो आप ऐसे इनकी तुलना कर सकते हो। क्लियर? तो आपका उत्तर ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। बाकी आपको कैसे लिखना है मैंने आपको इसमें डिटेल में बता दिया। देखो अब ज़्यादा वही बात है ना, ज़्यादा समझाने से क्या फ़ायदा जब मैंने ऑलरेडी आपको पूरी क्लास करा दी है, वहाँ पे भी हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे भी पूरी PDF दे दी। तो अब आपको भी तो थिंकिंग करना चाहिए ना। मैंने आपको कोड भी कर दिया कि अब ये मत लिख देना कोई भी व्यक्ति कि पाश्चात्य साम्राज्यवाद की गाड़ी से आशय है ये निर्जीव जीवन व्यतीत करने से ऐसा जब आप लिखते हो ना तो आप बच्चों वाली हरकतें करते हो। वो काम नहीं करना है। आप सीधे बताना है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद हालांकि टीपू सुल्तान का जो राज्य था अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ था, जिस चीज़ को लेकर उस समय आगे चलकर साम्राज्यवादी गवर्नर वेलेज़ली ने ये सोचा कि क्यों ना इसे सहायक संधि के अंतर्गत लाया जाए या तो फिर इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। जब उसने टीपू सुल्तान के पास इस प्रपोजल को भेजा तो उसने अनएक्सेप्ट कर दिया, जिसके प्रतिरोध में उसने चतुर्थ आंग्ल मराठा मैसूर युद्ध की शुरुआत की। ये बात अलग है कि उस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो गया, लेकिन ये भी स्मरणीय होनी चाहिए कि उस युद्ध में पराजय उसकी युद्ध में हुई थी लेकिन उसके व्यक्तित्व में नहीं हुई थी, अर्थात अपनी स्वाभिमानी प्रवृत्ति के कारण वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे विवेचना कर दो कि अगर उसको साथ मिल जाता, ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती तो फिर वो किस तरीके से एक महान या युग दृष्टा या युग पुरुष बन जाता। क्लियर? तो इससे आपका उत्तर काफ़ी आसानी से हो जाएगा। समझ रहे हो? ये वास्तव में व्यक्तित्व का प्रश्न है। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो कि बाकी कैसे गुलामी कर रहे थे, अवध का नवाब हो, मुग़ल बादशाह हो, बंगाल हो, हैदराबाद हो, आगे मराठा, सिंध, पंजाब। क्लियर? शेर की तरह जीवन जीने से, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। कूटनीति, झुकना नहीं है, विकट परिस्थितियों व्यक्तित्व, झुकना नहीं है मतलब लाइक इंडिया, जैसे इस समय इंडिया की स्थिति है ना, कुछ भी हो जाए पाकिस्तान को गिरा गिरा के मारना है, चाइना को पटक पटक के मारना है। क्लियर? तो वही स्थिति है। तो आप समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है, ये अल्फ्रेड लॉयल का स्टेटमेंट है, नक्षत्रों की गति ही टीपू के विरुद्ध लड़ती रही। मतलब ये एक छोटा सा इनका संदर्भ है, इसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो मैंने इसमें दोनों लाइनें लिख दी क्योंकि कई टेस्ट सीरीज वाले आपको अपनी मौलिकता दर्शाने के लिए इस प्रश्न का सहारा ले लेते हैं और आपको लगता है अरे वाह सामने वाले ने कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है। क्लियर? तो आपको समझ जाना चाहिए वास्तव में इसी प्रश्न का विस्तृत रूप है। तो प्रश्न क्या है, आपको प्रश्न हमेशा टेस्ट सीरीज के इंस्टीट्यूट में क्या मिलेगा कि टीपू सुल्तान बाढ़ की उस लहर में बह गया। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि वह तूफान या बाढ़ की उस लहर में बह गया जो मैसूर से बड़ी रियासतों को भी बहा कर ले गई, जो संसार के सुदूर भाग में उत्पन्न हुई, जो अभी भी चल रही थी, राष्ट्रीय दृढ़ निश्चय से प्रेरित अंग्रेजों को भारत में सर्वोच्च शक्ति की ओर ले गई। विवेचना कीजिए। देखो ऐसे जब स्टेटमेंट आते हैं ना इतने बड़े बड़े, तो हद मज़ा तब आता है क्योंकि इसके हर एक वाक्य को आप काफ़ी अच्छे से कटाक्ष कर सकते हो और एक्सप्लेन भी कर सकते हो। कैसे? देखो पहले तो हम ऊपर वाले को देख लेते हैं। ऊपर वाले का क्या मतलब, नक्षत्रों की गति ही टीपू के विरुद्ध लड़ती रही। मतलब नक्षत्रों की गति का मतलब क्या कि वो परिस्थितियां उससे नहीं मिल पाई जिन परिस्थितियों में वो युद्ध कर सकता था। अर्थात वो चाह रहा था कि जनता उसका सहयोग करे, उसके विचारों का समर्थन करे, उसके पड़ोसी उसके दोस्त बन जाए, अरब कंट्री उसका सहयोग दे दें, फ्रांस की क्रांति उसको प्रेरणा दे दे, लेकिन ये सब नहीं हो पाई। और इसी को उन्होंने कह दिया नक्षत्रों की गति। मतलब वो जो विचार या जो बातें उनको समझाना चाह रहा था वो लोग नहीं समझ पाए। जैसे हम आपको जब ये कहते हैं कि आप अपनी प्रीलिम की चिंता मत करें, आप अपनी टेस्ट सीरीज की चिंता मत करें, तो आप क्या कहते हो कि ठीक है सर हम नहीं चिंता करेंगे, यानी कि मेरी नक्षत्रों की गति चेंज नहीं है, मेरे अनुकूल चल रही है। और ये प्रतिकूल कब हो जाएगी, जब आप सब हमारे ग्रुप को लेफ्ट कर जाओगे और आप मेरी बात नहीं सुनोगे, और जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और जब आप देखोगे कि हाँ इस मास्टर ने जो पढ़ाया था उसी से प्रश्न आए, तो आपको लगेगा कि हाँ यार हम गलत थे। क्लियर? यानी कि उस समय फिर आपकी नक्षत्र की गति खराब नज़र आएगी और आप अपने भाग्य पर सर पटकोगे। क्लियर? तो यहाँ पे इस लाइन का भी उपयोग मैंने किया है कि मतलब अपने भाग्य पर सर पटकने से लाख गुना बेहतर है कि कर्म का तूफान लाया जाए। ऐसी लाइन का भी आप इसमें उपयोग कर सकते हो क्योंकि ये उसी से मैच कर जाएंगे।
देखो हर एक चीज़ का आप उपयोग कर सकते हो। सिंपल सा मेरा कहने का मतलब है कि आप जैसे खाना खाते हो ना, तो मसाले को कहीं पे भी उपयोग कर सकते हो, हल्दी धनिया मिर्चा को किसी भी सब्जी बनाने में, तो वैसे ही यहाँ पे भी उपयोग किया करो। तो अब इसको इनकोड करो पहले कि तूफान या बाढ़ की लहर का मतलब क्या है कि सर्वशक्तिमान थी, नौसैनिक श्रेष्ठता थी, राष्ट्रीय सहमत भी प्राप्त थी और उस समय काफ़ी बड़े स्तर पे अपने आप को प्रमोट कर रही थी। मैसूर से बड़ी रियासतें कौन, बंगाल को, अवध को, क्लियर, इन सबको काबिज कर चुका था। हैदराबाद का निज़ाम उसके अधीन आ गया था। बहा कर ले गई, जो संसार के सुदूर भाग में उत्पन्न हुई थी, मतलब संसार के सुदूर भाग में, चाहे वो फिर फ्रांस हो, चाहे वो डच हो, चाहे डेनिस हो, चाहे पुर्तगाली हो, इन सबको भी समाप्त कर चुकी थी। क्यों? क्योंकि यूरोप में उत्पन्न हुई थी, अभी भी चल रही थी मतलब कि अभी भी इसकी मोनोपोली को कोई चुनौती देने वाला नहीं आ पा रहा था, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे डच हो। समझ गए? फिर अगला क्या है, राष्ट्रीय दृढ़ निश्चय से प्रेरित थी, मतलब वहाँ की सरकार का उद्देश्य था कि हर हाल में उपनिवेश बनाने हैं। क्लियर? अंग्रेजों को भारत में सर्वोच्च शक्ति की ओर ले गई और इन्हीं सब मिले जुले कारणों ने आगे चलकर 1857 के विद्रोह के बाद तक अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा क्षेत्र उनके अधीन कर दिया, जो कि उस समय भारत में सर्वोच्च सत्ता के रूप में आए। ये इसने बताया, मतलब इस हमने प्रश्न को इनकोड किया है। अब आप बताओ कि ठीक है, वो बाढ़ की उस लहर में बह गया जो मैसूर से बड़ी रियासतों को बहा कर ले गई, लेकिन क्या मैसूर के इतना प्रतिरोध ये बड़ी रियासतें कर पाई थीं? क्या मैसूर के कितना एक्टिव ये रियासतें थीं? क्या ये समझ पा रही थी कंपनी के उस साम्राज्यवादी चोले को? क्या समझ पा रही थी उनके औपनिवेशिक शोषण की प्रवृत्ति को? तो नहीं समझ पा रही थी। रही बात सुदूर भाग में उत्पन्न जरूर हुई थी, राष्ट्रीय दृढ़ निश्चय से प्रेरित जरूर थी, लेकिन अगर कहीं से भी मोर्चा बन जाता या फ्रांस की सरकार अगर अपनी कंपनी का सहयोग कर देती या फ्रांस का राजा अगर इतना मजबूत हो जाता, वो अपव्यय वगैरह ना करता और एक्टिव शासक की भूमिका निभाता, तो ये सुदूर भाग में उत्पन्न होने वाली जो बाढ़ की प्रवृत्ति थी ना, वो खुद ही में अपने आप में समा जाती। अर्थात सर्वोच्च शक्ति तो बनने की दूर की बात है, ये उस समय की एक छोटी सी भी रियासत को भी हासिल ना कर पाते। क्लियर? तो आप ऐसे इसकी विवेचना करोगे, क्योंकि अल्फ्रेड लायल जो है वो साम्राज्यवादी हिस्टोरियन है, और जब आप इसको ऐसे बताओगे तो आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्लियर? जैसे आप ये देख सकते हो, राजनीतिक योग्यता पिता की बात नहीं, बड़ी बड़ी रियासतें कैसे ले गई, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मोर्चा नहीं बनाया, रही बात सर्वोच्चता की। क्लियर? चतुर्थ मैसूर युद्ध, मराठा युद्ध, सिंध, पंजाब, इन सब को भी पराजित कर चुकी थी कंपनी। क्लियर? तो ये सॉरी, इन सबको पराजित करना बाकी था। तो मैंने जैसे ये चीज़ें बता दी कि क्या क्या जीत पाए। अब आप दूसरा विश्लेषण करोगे कि सर्वोच्च हो पाई थी कि नहीं हो पाई थी। तो क्यों? क्योंकि अभी क्लाइमैक्स बाकी था, अभी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध तो हुआ नहीं था, मराठों से भी अभी टसल बाकी थी। अब सोचो अगर बसीन की संधि बाजीराव द्वितीय ना करता तो परिस्थितियाँ कुछ और होती। सिंध का विलय अगर नेपियर ना कर पाता, मतलब अगर उस समय राजा रणजीत सिंह सिंध के संदर्भ में समझ जाते और अमीर उनका सहयोग कर देते, तो परिस्थितियाँ कुछ और होती। पंजाब के प्रति अगर राजा रणजीत सिंह झुको झुको की पॉलिसी ना अपनाते और अंग्रेजों के साथ कड़ा प्रतिरोध करते, तो शायद परिस्थितियाँ कुछ और होती, फिर ये सर्वोच्च शक्ति थोड़ा ना बन पाती। क्लियर? ये बिल्कुल वैसा ही स्टेटमेंट है जैसे आप पढ़ते हो ना कि हमने बेखबरी के दौरान भारत को जीत लिया। तो आप ये देख सकते हो कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ जब थी भी, तब भी वो लड़ा, अर्थात एक तरीके से वो काफ़ी योग्य व्यक्तित्व था। क्लियर? तो आपने इतनी बातें समझ ली। अगला प्रश्न, ये हमारा अंतिम प्रश्न है इस टॉपिक का पूरे का। क्लियर? हमने लगभग 11 प्रश्न डिस्कस कर लिए। प्रश्न है, टीपू सुल्तान का कथन कि मैं अंग्रेजों को स्थल में पराजित कर सकता हूं किंतु समुद्र में नहीं सुखा सकता, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि टीपू सुल्तान की सैनिक श्रेष्ठता स्थल में कितनी मजबूत थी और नौसैनिक श्रेष्ठता कितनी कमज़ोर थी। कहाँ पर? समुद्र में। क्लियर? तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि अंग्रेज़ों की कितनी श्रेष्ठ थी और उसकी कितनी श्रेष्ठ नहीं थी, और इसके बारे में आपको तथ्य पता हो कि उसने नौसेना बोर्ड का गठन किया, उसने पोत निर्माण के कारखाने लगवाए, उसने उस समय 22 युद्धपोत 12 फ्रिगेट भी बनवाए, लेकिन वो फ्रिगेट और युद्धपोत काफ़ी कमज़ोर अवस्था में थे, खासतौर पर ब्रिटेन के हिसाब से,
क्योंकि उस समय ब्रिटेन को राजशाही नौसैनिक श्रेष्ठता प्राप्त थी, क्लियर। लेकिन टीपू को ऐसी नहीं थी। टीपू ने हालांकि मदद भी मांगी, बट वो उसे मदद मिल नहीं पाई। तो आप ऐसे बता सकते हो, और इसमें तथ्यात्मक बातों को ज़्यादा बताना है। और इसी में फिर आप यही बात लिख सकते हो, वही वाली, कि भाग्य के दरवाजे पर सर न पटक कर कर्म का फिर भी वो तूफान लाने की कोशिश कर रहा था। इसका क्या मतलब वो कोस नहीं रहा था कि देखो, वो जान रहा था कि मेरे पास नौसैनिक नहीं है, मेरे पास नौसैनिक श्रेष्ठता नहीं है, फिर भी पराजित करने का तो सोच रहा था ना। जैसे आप में से कई सारे बच्चे ये सोचते हो कि मेरे पास नोट्स नहीं है, हिंदी मीडियम का मटेरियल नहीं। आप बताओ, जो आज से कुछ वर्षों पहले तक आप लोग ये रोते थे कि हिंदी मीडियम में मटेरियल नहीं है, पढ़ने की तैयारी का तरीका नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, और वही आपको संस्थान वाले पढ़ा देते थे कि हिंदी मीडियम में कोई बुक नहीं है, नोट्स नहीं है। तो भाई ये नोट्स कहाँ से आ रहे हैं जो हम आपको दे रहे हैं? ये सोचने की प्रोसेस कहाँ से आ रही? अर्थात आप उस समय क्या करते थे, अपने भाग्य को कोसते थे कि मम्मी ये होता ना तो मैं ये कर लेती। तो अब है हमारे पास मौका, अब करो। अब क्यों भाग्य के दरवाजे पर सर पकड़ कर रो रही हो? अब कर्म का तूफान लाओ, डेली आंसर राइटिंग करो, डेली MCQ सॉल्व करो, और प्रीलिम को क्लियर करो। क्लियर? तो आप ये समझ सकते हो। तो ऐसे आप काफ़ी सारी चीज़ें टीपू से सीख सकते हैं, और इस तरीके से आप अपना उत्तर भी लिख सकते हैं। क्लियर? मैंने आपको इसमें बता ही दिया, पहले भी बता दिया कि आगे चलकर हम 30 जून को जो अपनी टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे उसमें इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो उम्मीद है आपको इस टॉपिक के सारे प्रश्न समझ में आए होंगे, इनका विश्लेषण आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसकी PDF आपको काफ़ी पसंद आई होगी, उत्तर फ्रेमिंग आपको काफ़ी उत्कृष्ट लगी होगी, क्योंकि आज हमने खुद से कई चीज़ों को मौलिकता के रूप में दर्शाया है, ताकि आप में से किसी को ये ना लगे कि हाँ मास्टर तो लिखता ही नहीं है, सब कुछ हमें ही लिखाना पड़ता है। तो वैसे तो हमने शायद सारे ही आंसर लिख दिए हैं, बस अब आपको इनको लिपिबद्ध करके हमारे पास भेजना है। तो हम आपके उन लिपिबद्ध किए हुए आंसर को इंतज़ार करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।